जी, अस्सलाम वालेकुम मूसा, अस्सलाम वालेकुम वर्दा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं सर? जी, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। बेहतर बेहतर, ठीक है सर। आपको आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ बिल्कुल, मुझे सर आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। जी, फिदा साहब आप कैसे हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Thank you very much for having me on sixth day of 30-day session. Uh, our today's topic is healthcare restructuring. Before that, we will touch upon the basic principles of turnaround management, basic understanding, and then we will directly go to healthcare restructuring. And we'll have two examples today of practical hospital restructuring process, and then we will discuss something related to the topic. So, we will have this slide first. If you can see, this is the brochure. This is the training I had in Shifa Foundation, in collaboration with Shifa Foundation. And this was the subject of the consultancy training, healthcare restructuring. This was the topic. And if you check the first page of this brochure, restructuring healthcare industry by using turnaround process. इसमें ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में हमने कराची में एक्सपो सेंटर में ये एक पहली पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली कॉन्फ्रेंस कराई थी टर्न अराउंड मैनेजमेंट की। और ये मंदूर बसान उस वक्त मिनिस्टर थे वहाँ पे, और बाकी सारे लोग जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। उसमें हमने ये पहला एपिसोड किया था। उसके बाद हमारा जो दूसरा इसका पेज है, ये इसमें कुछ कंटेंट्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस ब्रोशर में। और पहली बात तो ये है कि ये किन लोगों के लिए सूटेबल है, कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस ट्रेनिंग में। किसी भी हॉस्पिटल के सीईओ हो सकते हैं, सीएफओज हो सकते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हो सकते हैं, और जो मिडिल मैनेजमेंट है वो हो सकती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के लोग, मुख्तलिफ जो चीज़ें इसके नीचे हमने मेंशन की हुई, ये मैं आपको ईमेल कर दूंगा ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे, तो जब भी आपको बुलेट पॉइंट्स चाहिए हों तो आप इसमें से देख सकें। ठीक है जी। यहाँ पे हमने उनको बताया कि आप इसमें क्या चीज़ें गेन कर सकते हैं इस वर्कशॉप के एंड पे। पहले हम अगर इनको देख लें कि हमारे टॉपिक्स क्या हैं। स्पॉन्सर्ड मल्टी हॉस्पिटल सिस्टम, जिस तरह आपने देखा शिफा हॉस्पिटल है, या आपका है शौकत खानम हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल है। तो ये जो चैरिटी हॉस्पिटल्स होते हैं और इनके बहुत सारे मुख्तलिफ कैंपसेस कह लें या मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं इनकी, कुछ इनके सब सेक्शंस होते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे 1122 है, या इस तरह की इमरजेंसी सर्विसेज हैं। यूनिवर्सिटीज़ और उनके जो मेजर टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, इनसे मुराद मेडिकल कॉलेजेस की बात हो रही है। सिंगल साइट एंड मल्टी हॉस्पिटल रीजनल ऑपरेटर्स होते हैं। जनरल एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह आजकल पंजाब में और सिंध में कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल बने हुए हैं, ये इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक का मिसाल दिया आपको। उसके बाद कंटिन्यूइंग केयर रिटायरमेंट कम्युनिटीज, आप देखते हैं जैसे सीएमएच हैं, तो उसमें फौज के 7-8 लाख जो
रिटायर्ड फौजी हैं उनको भी सर्विसेज दी जाती हैं, और वो एक कंटिन्यूअल प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है इसको मैनेज करना, या इसको इसको फंड करना, इसको सस्टेनेबल रखना। तो इसको कैसे आप देख सकते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल एक बैंक्रप्सी की तरफ चला जाता है, यानी जैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है या इवन एक बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें अगर लॉसेस होते हैं तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, और फाइनेंशियल चीजें जो हैं उनकी वो कैसे देखते हैं, और आखिरी लाइन इसमें जो है होम हेल्थ है, इसको आप कैसे देखते हैं, और फिजिशियंस प्रैक्टिस घर में जो है, या आपका जो क्लिनिक होता है सॉरी, उसको आप कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें मैनेज करेंगे। हमारी जो लर्निंग आउटकम्स हैं इस वर्कशॉप की, ये बेसिकली 2 पूरे दिन की वर्कशॉप है, सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक। इस तरह की वर्कशॉप्स आपने अटेंड करनी है, आपने करवानी है। फिर तो जिस तरह मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ या मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अपना नॉलेज, आप सब लोग जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने भी इसको आगे शेयर करना है अपनी और जो टीम है उसके साथ, ठीक है। देन हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाएं। रेपुटेशन मैनेजमेंट है इसमें, जो हम लर्न करेंगे कि ये क्या होती है। प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट है, रिस्ट्रक्चरिंग मैनेजमेंट है, कॉस्ट एंड डूइंग बिजनेस एनालिसिस है, हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, ये बड़ी स्पेशल चीज है। हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कैसे होते हैं, इसको हम देखेंगे। इंटरिम क्राइसिस मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, चीफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये 3 लोग हैं जो इसको खास तौर पे देखते हैं। ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के कोर्स मॉड्यूल्स, डे 1 पे हमने किया था रिस्ट्रक्चरिंग मैनेजमेंट, रिसीवरशिप मैनेजमेंट, इंटरिम एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये जो ऊपर हमने लिखे हुए थे उनमें से काफी सारी चीजें हमने इसमें हैंडल की। टेस्टिफाइंग एंड कंसल्टिंग एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस, हेल्थ लेवल 7 HL7 स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। फिर ई हेल्थ है, एम हेल्थ है, यू हेल्थ टेक्नोलॉजीज हैं जो आजकल इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी बड़ी पॉपुलर हो रही हैं। ये हमने 2019 में इसकी वर्कशॉप में किया था। हम इसके ऊपर पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर। फिर एनर्जी मैनेजमेंट है कि हॉस्पिटल की एनर्जी आपने कैसे मैनेज करनी है। हॉस्पिटल का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, हॉस्पिटल में पूरी जो इक्विपमेंट लगा होता है उसको एनर्जाइज रखना होता है आपने। उसके अलावा हीटिंग और कूलिंग सिस्टम्स हैं, और इसके अलावा पूरी जो हॉस्पिटल की पैराफर्नेलिया है, लिफ्टें हैं, उनको आपने कैसे अपडेट रखना है। डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, आपने पूरे हॉस्पिटल को पेपरलेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना है। पाकिस्तान में देयर इज वन हॉस्पिटल इन एट लार्ज, दैट इज इंडस हॉस्पिटल कराची, जिसमें ना तो कोई पेपर इस्तेमाल होता है और ना उसमें कोई कैश 1 रुपया इस्तेमाल होता है। पेपरलेस और कैशलेस हॉस्पिटल है, ये आपके नॉलेज के लिए मैं शेयर कर दूं। और रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर फंड रेजिंग मैनेजमेंट, आपने फंड रेजिंग कैसे करनी है। उसके बाद मॉडर्न हेल्थ केयर मैट्रिक्स हैं डे 2 में। पेशेंट माइग्रेशन है, पेशेंट माइग्रेशन कैसे करनी है, आपने एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। या मार्केट शेयर एनालिसिस है, पाकिस्तान में अफगानिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, और बहुत सारे हॉस्पिटल इसके ऊपर डॉलर्स में पैसे लेते हैं, इसको कैसे मैनेज करना है। हॉस्पिटल फाइनेंशियल मॉडल है, 60 मंथ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। पेशेंट्स अकाउंट सिस्टम है, थर्ड पार्टी पेमेंट्स हैं, फिर बैंक्रप्सी एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर हॉस्पिटल सारा आपका बैंक्रप्ट होता है तो आपने कैसे उसको मैनेज करना है। कस्टमाइज्ड डेटा माइनिंग है, और यू हेल्थ, एम हेल्थ, फ्रॉड मैनेजमेंट और लीकेज कंट्रोल। हॉस्पिटल्स में फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, हॉस्पिटल में लीकेज बहुत ज्यादा होती है फंड्स की, रिसोर्सेज की, और आप ये समझ लें कि जो भी आपका पूरा सिस्टम है उसके अंदर प्रोसीजर्स की, प्रोसेसेस की, प्रोडक्टिविटी की, और एट लार्ज फाइनेंशियल करप्शन में कन्वर्ट होती है। तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। एक छोटी सी मैं आपको रन डाउन देना चाह रहा हूँ टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन का, अगर आप इसको गौर से देख लें तो टर्न अराउंड एनी बिजनेस दैट इज फेलिंग, इसकी हम बात करते हैं। ये टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन है जिसका मैं चार्टर्ड मेंबर हूँ, शिकागो में हेडक्वार्टर्ड है, और आप सब लोगों को भी इसकी मेंबरशिप लेनी है।
$300 इसकी फीस है, एक साल में आपने ये पैसे देने होते हैं। लेकिन ये काम करके, ये मेंबरशिप लेके आपकी इतनी लर्निंग होती है कि फिर आप 2-2, 3-3 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स कंसल्टिंग के लेते हैं। टीएमए की बैकग्राउंड है थोड़ी सी, 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी ये। 9,300 मेंबर थे, अब तकरीबन 10,000 हो चुके हैं। आई एम वन ऑफ देम। 49 चैप्टर्स हैं, 31 नॉर्थ अमेरिका में हैं और एक ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, आयरलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, सदर्न अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ताइवान और यूके। जो इंडस्ट्री हम इसमें पोस्टमार्टम करते हैं, जिस इंडस्ट्रीज को हम हैंडल करते हैं, उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, जो टर्न अराउंड होती है, जिसमें जरूरत पड़ती है। उसमें यहाँ पाकिस्तान में हमने फार्मेसिया और अपजॉन को कन्वर्ट किया, फार्मेसिया ने एक्वायर किया, फिर फार्मेसिया एंड अपजॉन हुआ नाम उसका। फिर वो एंड में जाके फाइजर और पाक डेविस और ये सारी मर्ज होगी, इस सारी फाइजर में चली गई। तो फाइजर इस वक्त सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी बन गई थी। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर, जिसमें हम जाते हैं। एसएमई सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, कराची की जो इंडस्ट्री है, स्मॉल एंड मीडियम। कॉरपोरेशंस हैं, पीआईए, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि फाइनेंशियली ही कोई रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियली होगा। आप सिस्टम और प्रोसीजर उसके ठीक कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव कर देते हैं, जिसमें हम एजाइल मैनेजमेंट, लीन मैनेजमेंट और डिजाइन थिंकिंग की बात करते हैं, तो भी आप एक हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग या रिस्ट्रक्चरिंग आप कर रहे हैं। हेल्थ केयर की भी हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी चीजें रिफॉर्म हो रही हैं, जैसे गवर्नमेंट कर रही है, ये गवर्नमेंट भी कर रही है, हर गवर्नमेंट करती है अपने अपने विजन के मुताबिक, अपनी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह की और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। सारे जो टीएमए के मेंबर्स होते हैं वो एक कोड ऑफ एथिक्स साइन करते हैं हर साल। मैं आपको किसी दिन अपना जो मेरा सर्टिफिकेट है वो भी स्कैन करके मैं आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि जब आप मेंबर बनेंगे तो आपको ये कोड ऑफ एथिक्स हर साल साइन करना पड़ता है कि आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, नाजायज काम नहीं करेंगे, आपको इलीगल अनएथिकल काम नहीं करेंगे, जिससे इंसानियत को कोई नुकसान होता है, आप वो काम नहीं करेंगे। तो टर्न अराउंड मैनेजमेंट का जो पहला उसूल है वही होता है कि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे को फायर नहीं करना पहले। यानी आपने उसको नौकरी से नहीं निकालना, आपने उसके लिए नौकरी या जॉब्स क्रिएट करनी है, आपने उसके लिए काम निकालना है, आपने उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना है, ताकि वो चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। वो एक ट्रेन बंदा होता है, उसको आपने फारिग नहीं करना। पीआईए, पाकिस्तान स्टील, रेलवे, एनआईसीएल। ये तस्वीर बड़ी जरूरी है। 2006 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी के साथ और इनकी स्ट्रेटजीज के साथ, लेकिन शी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जिसने टीएमए का एनुअल फंक्शन था उसमें शिरकत की थी, और ये उस एनुअल फंक्शन की तस्वीर है। उन्होंने काफी सारी चीजें वहां से लर्न की थी और उसको बाद में पाकिस्तान में अप्लाई किया था। टर्न अराउंड मैनेजमेंट कब चाहिए होती है, इसमें टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल होती है कि कौन सा काम आपने किस वक्त करना है और ये चीजें कब मैनेज हो सकती हैं, कब आपने इसको स्टार्ट करना है। और जैसे पीआईए, पाकिस्तान रेलवे, या छोटे लेवल पे आप देख लें फार्मास्यूटिकल से लेके और बैंकिंग सेक्टर से लेके, या आजकल हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं इमीडिएटली, के पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो इसको भी हम देख सकते हैं। फाल्कन इंजीनियरिंग मेरी जो कंपनी है, ये पहला टेस्ट केस था। मैंने इस कंपनी के थ्रू लर्न किया था ये सारा प्रोसेस, और बाद में मेंबरशिप ली थी मैंने। ये कंपनी 1.25 करोड़ रुपए की एक डेट में गई हुई कंपनी थी, डूबी हुई कंपनी थी। एक दोस्त है मेरे, अल्लाह ताला की रहमत करे, मुस्तफा कलीम साहब, उनसे ये चल नहीं रही थी, तो उनसे फिर लेके तो हमने इसको कन्वर्ट किया था। पाकिस्तान रेलवे है, ये वो कंपनी जिसका एयर कंडीशनिंग का बिजनेस हमने सपोर्ट किया था, हेल्प किया था। वोल्टा बैटरी का मैंने आपसे जिक्र किया था, तो ये उनके प्रोडक्ट्स हैं जो उस सारे रिस्ट्रक्चरिंग के बाद माशाल्लाह ये 3 इनकी फैक्ट्रियां लग गई हैं और 29 मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन है, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, मुख्तलिफ काउंसिल्स और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, डिपार्टमेंट्स, वो हम उसमें हेल्प करते हैं, हैंडल करते हैं। आज भी 3 बजे से 5 बजे तक एक सेशन था ह्यूमन रिसोर्सेज फोरम का, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हमारे चीफ गेस्ट थे। ये एचईसी के अंदर काफी सारी चेंजेस जो आई हैं पिछले 15 साल में, उसको हमने एड्रेस किया। पाकिस्तान रेलवे के अंदर काफी सारी तब्दीलियां आई हैं, आप देख रहे हैं। अगेन 150 पौने 200 साल पुराना सिस्टम है, उसको ठीक करने में
टाइम भी लगता है और विजन भी चाहिए और करेज भी चाहिए और थोड़ी सी फंडिंग भी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात 1.5 साल मैंने लगाया इसमें इसमें भी बहुत सारी चेंजेस हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान रेलवे की ये टर्न अराउंड मैनेजमेंट का 2017 का वो है जब मेंबरशिप रिन्यूअल के लिए उन्होंने भेजा था। ये उनके अच्छा, आपको टूल्स कौन कौन से चाहिए? ये तो खैर सिंबॉलिक टूल है। आपको किन स्किल्स की जरूरत है? आप देखते हैं किसी हॉस्पिटल को, हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और हम उसके अंदर इसको ब्लेंड करते हैं। हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग में हम देखते हैं कि आपने अगर किसी बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करना है तो उसमें 3 ऑप्शन हो सकती हैं। पहली ऑप्शन होती है क्या वो इस बिजनेस को सेल करना चाह रहे हैं, यानी किसी हॉस्पिटल को या क्लिनिक को या किसी भी और रेलेवेंट बिजनेस को वो बंद करना चाह रहे हैं, या वो इस बिजनेस के अंदर ही रहना चाह रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, या तीसरे नंबर पे है कि वो बिल्कुल ताला लगा के जाना चाह रहे हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप इनमें से किस स्टेज पे हैं। किसी भी फेल्ड बिजनेस को सीधा करने के लिए जब आप काम करते हैं, अब मैं ये इससे पहले तक हमने सारे कंसल्टेंट्स की खूबियां और उसके एट्रीब्यूट्स देखे थे। आज हम 6 यूनिट्स के रिवाइवल या टर्न अराउंड मैनेजमेंट की डूबी हुई कंपनीज को सीधा करने की जो हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये 6-7 पैरामीटर्स हैं जिसको के मलूज़े खातिर रखना पड़ता है। इसमें से हर टॉपिक जो है उसके ऊपर एक एक दिन का लेक्चर बनता है पूरा, जिसको कि हम जब डीप डाउन स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में तो फिर हम इसको एड्रेस करेंगे। हमारा कंपटीशन एनालिसिस है सबसे पहले कि किसी भी कस्टमर को जब आप टर्न अराउंड करने जाते हैं तो उनकी कोई प्रोडक्ट होगी या कोई सर्विस होगी या कोई गवर्नमेंट की सर्विसेज होंगी, जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन है या कोई मिनिस्ट्री है या कोई ICT R&D फंड, आजकल इग्नाइट उसका नाम है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है। अगर उनको रिस्ट्रक्चर करना है तो आप उसको कैसे करेंगे? PMDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, उसके अंदर काफी सारे, आपको पता है पिछले दिनों में मसाइल चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर काफी सारे फैसले दिए। तो उसको अगर रिस्ट्रक्चर करना है तो आप कैसे करेंगे? तो आपने एट लार्ज ये देखना है कि आपका कंपटीशन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कंपटीशन नेशनल लेवल पे है या ग्लोबल लेवल पे है। इन दोनों के साथ आप देखते हैं तो कंपटीशन को आप मैनेज करते हैं। आपके सप्लायर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल की बात लेते हैं या हॉस्पिटल्स की बात लेते हैं तो हॉस्पिटल्स को जितने सप्लायर्स कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं उनका आपके साथ अलाइंड होना, उनकी प्रोडक्ट या सर्विस का बेहतर होना, उनके साथ जो आपके लेन देन है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको कैसे आपने मैनेज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज होते हैं। PIA को, पाकिस्तान रेलवे को या किसी हॉस्पिटल को जब हमने रिस्ट्रक्चर करना होता है तो उसमें सबसे बड़े जो कैटलिस्ट होते हैं, जो रोल अदा कर सकते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज होते हैं। तो एम्प्लॉइज को कैसे आपने ट्रेन करना है, कैसे बेहतर करना है टुवर्ड्स योर प्रोजेक्ट्स, योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, और आपने अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने हैं, ये आपने उसमें मैनेज करना है। पैसे चाहिए इसके लिए आपको, तो पैसे आपने कहाँ से अरेंज करने हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपने जनरेट करने हैं या आपने कोई नई फंडिंग लगानी है। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। वे बैक आज से कोई 15 साल पहले एक हमारी मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कि पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन जो है ये बहुत सारे लॉसेस में था और उसको कैसे रिवाइव किया जाए, मुख्तलिफ ऑप्शन आई। तो उस वक्त टीवी लाइसेंस बनता था, इंस्पेक्टर होते थे, घरों में छापे मारते थे, कागज का एक पुर्जा 300 रुपए का होता था, उसके लिए वो 3000 रुपए खर्च कर देते थे एक बंदे को। तो हमने आइडिया दिया कि जी आप जो बिजली के बिल हैं उसके अंदर 30 रुपए ऐड कर दीजिए, 25 रुपए ऐड कर दीजिए लाइसेंस की फीस, और उसी पे कलेक्ट हो जाएगी, बिलों में आ जाएगी, आप उसको कर लें। शुरू में प्रॉब्लम हुई, मस्जिदों के भी बिल थे जहाँ टीवी नहीं लगे हुए थे, उसका बिल आया, बाद में उनको मना कर लिया गया, निकाल दिया गया। 8 से 9 अरब रुपए जो हैं एक साल में इस डिपार्टमेंट से अर्न करता है लाइसेंस फीस में PTV, पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन। अगर PTV के अंदर से लाइसेंस फीस निकाल दी जाए वापा के बिलों से तो PTV एक और वो सफेद हाथी है रेलवे और पाकिस्तान स्टील और PIA की तरह। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बुरा भला भी कहते हैं कि जी आपने ये आइडिया दिया उसके ऊपर, और अभी जो अरशद खान साहब हैं चेयरमैन PTV के, वो खबरें ये आ रही थी कि वो 35 रुपए की जो फीस है वो 100 रुपए करने जा रहे हैं ताकि उसके रेवेन्यू में इजाफा हो और बाकी चीजें हो। लेकिन जॉइंट वेंचर्स हैं, जैसे अभी एक टर्किश ड्रामा जो है अर्तुगरुल चल रहा है, उस ड्रामे में आके काफी स्कोप को चेंज किया है या विजन लोगों का चेंज किया है। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन,
चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है, चाहे इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है या स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, उसके अंदर ये चीजें काफी मैनेज करनी पड़ती हैं आपको, और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो है टीवी लाइसेंस की तरह के, वो आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद मार्केटिंग है। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रोडक्ट्स की या सर्विस की, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग नहीं कर सकते। जिस तरह पाकिस्तान स्टील है तो उसके अंदर करप्शन भी बेइंतहा थी और लेथार्जी भी बेइंतहा थी। फिर जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बड़े बड़े चैंपियंस के जो हुक्मरानों में बैठे हुए थे, उन्होंने नेशनल इदारे को तबाह करने के लिए, अपने इदारों को प्रॉस्पर करने के लिए जो सरकारी इदारे थे उनको तबाह किया और उसको आगे चलाया। सो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपके जो अलायंसेज हैं, आपने किन लोगों के साथ वेंचर्स किए हुए हैं, जैसे मैंने अभी एक टर्किश ड्रामे की बात की है, इसी तरह मैंने एयरलाइंस की जब बात हुई थी तो उसमें हमने अगेन टर्किश एयरलाइन की एग्जांपल दी थी। एमिरेट्स के साथ भी आप कर सकते हैं, दुनिया भर की और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी आप इस अलायंस को ले जा सकते हैं। और कम्युनिकेशन है, ये अगेन एक पूरे दिन का टॉपिक है कि आपके जितने चैंपियंस हैं, जितने प्लेयर्स हैं, जिन लोगों के साथ मिलके आपने अपने पूरे पैराडाइम को शिफ्ट करना है, आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके टॉप मैनेजमेंट है, आपके पार्टनर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं। यूजुअली हम अपने कस्टमर को बहुत वैल्यू देते हैं, हम अपने सप्लायर्स को तो बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, जिनसे हम माल खरीदते हैं उनको हमने जूते की नोक पे रखा होता है, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी हमको खास वैल्यू नहीं देते। लेकिन अब जो प्रायोरिटीज हैं वो टोटली चेंज हो गई हैं। आपका जो एम्प्लॉई है, आपका जो बिजनेस पार्टनर कहते हैं उसको आजकल, आपका जो एम्प्लॉई है वो पहली प्रायोरिटी है। अगर आपका एम्प्लॉई होगा तो आपका कस्टमर भी होगा और आपके सप्लायर्स भी होंगे। तो आपको अपने एम्प्लॉई पे बहुत ज्यादा जोर देना है, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बहुत काम करना है, उनको नई टेक्नोलॉजी से रूशनास कराना है, उनको आपने नई नई जो टेक्निक्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, और आजकल आज का हमारा टॉपिक हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग है तो हम उसके अंदर बात कर रहे हैं, हमें उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है। तो आपको अपने सारे इन तीनों पिलर्स को, मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 पिलर्स होते हैं, एक उसके एम्प्लॉइज होते हैं, एक उसके कस्टमर्स होते हैं और एक उसके सप्लायर्स होते हैं। इन तीनों का एक लीथल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इन तीनों की कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, इन तीनों का एक बहुत अच्छा अलायंस होना चाहिए, मार्केटिंग में इन तीनों का रोल होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन तीनों का रोल होना चाहिए, आपकी क्रेडिट लाइंस क्या है, आपने पेमेंट्स कैसे करनी है उनको, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपका जैसे एनर्जी सेक्टर में इस वक्त सर्कुलर डेट है वो 2000 अरब रुपए से ज्यादा का हो चुका है, उसको आपने कैसे मैनेज करना है, वो इसी सर्कल में आया हुआ है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। एम्प्लॉइज हमने डिस्कस कर ली, सप्लायर्स आपके डिस्कस हो गए। कंपटीशन एनालिसिस है कि आपकी जो भी रेलेवेंट इंडस्ट्री है उसमें आपका कंपेटिटर कौन है। एक जगह पे अगर एक सर्जरी जो है वो 1.5 लाख रुपए की हो रही है, दूसरी जगह पे वो 60,000 रुपए की हो रही है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आपने देखा होगा जो हार्ट के स्टेंट डाले जा रहे थे वो किसी जगह पे 75,000 रुपए में डाले जा रहे हैं, किसी जगह पे 5 लाख में डाले जा रहे हैं, कुछ जगहों पे 10 लाख के भी डाले जा रहे हैं, और बाय एंड लार्ज उसकी कोई खास उसमें चेंज नहीं थी या डिफरेंस नहीं था क्वालिटी में या उसकी सस्टेनेबिलिटी में। टेक्निकली कैसे आपने करना है, सिस्टम्स और प्रोसेसेस जो हैं आपने बेहतर करने हैं किसी भी हॉस्पिटल के। हमने एक हॉस्पिटल का जिक्र किया था जिसकी रेवेन्यू स्ट्रीम में काफी चैलेंजेस थे। पहले साल वो 1 अरब रुपए का बिजनेस किया 19% प्रॉफिट पे, 19 साल के बाद उन्होंने 7% का प्रॉफिट लिया था 19 अरब रुपए के रेवेन्यू के ऊपर। तो ये चीजें हैं जिसको कि आपने इन पैरामीटर्स के साथ देखना है और इन पैरामीटर्स के साथ आपने इसमें चेंज लानी है, ठीक है जी। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, और आप इन चीजों को कैसे करेंगे वो हम टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। आप देखें तो ये सिस्टम्स और प्रोसेसेस आपने बेहतर करने हैं, टाइम मैनेजमेंट आपने बेहतर करनी है, किस वक्त कौन सा काम करना है, प्लानिंग आपने बहुत अच्छी करनी है कि आपने कस्टमर्स कैसे देखने हैं, पेशेंट्स कैसे देखने हैं, किन पेशेंट्स को कितना टाइम देना है, कौन से पेशेंट्स आपके जो हैं वो ज्यादा अच्छा रेवेन्यू लेके आते हैं। अगेन ये तो बहुत ही इंसानों से रिलेटेड इंडस्ट्री है, इंसानों की जिंदगी से रिलेटेड रादर। इसमें इमरजेंसीज भी होती हैं, इसमें चाइल्ड केयर भी है, इसमें वुमेन की वो भी है, केयर भी है, बूढ़ों के लिए बुजुर्गों के लिए भी केयर है। सो इट्स अ ह्यूज टॉपिक, तो आपने इन सब चीजों का ख्याल रखना है। Turning a failing business around is possible. You just need to be willing to take the hard look, and आपको सिर्फ सख्त फैसला करना है। और अक्सर ये होता है कि लोग प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवे, पीआईए में 20 साल से 30 साल से ये प्रोसेस चल रहा है टर्न अराउंड का, रिस्ट्रक्चरिंग का, लेकिन वो दिल से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं, नंबर 1। और नंबर 2,
क्या ये प्रोसेसेस जो हैं ये उसी मंजिल की तरफ जाते हैं जो उनका मुद्दा है या जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन है? तो बाज़ केसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी? आपने इसको देखना है। आपने 7 की एक्शन प्लान जो हैं उसमें आइडेंटिफाई करने हैं कि वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन-सी प्रोडक्ट या सर्विस। बाज़ केसेस में मैं अपने कस्टमर्स की प्रोडक्ट या सर्विस को ही चेंज करा देता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि जी आप, जैसे एक हॉस्पिटल के साथ मैंने ये किया कि उनके 2 नए डिपार्टमेंट बनवा दिए। एक स्लीप मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट था और एक उनका न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट था, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को उन्होंने देखना था और उन्होंने लोगों को जो ज़रा अमीर लोग हैं, उनका तबका, जिनको मोटापे की बीमारी होती है या उनको ज़रा स्मार्ट नज़र आना होता है, और आजकल आपको पता है नींद की बीमारी बहुत ज़्यादा है लोगों को, नींद नहीं आती लोगों को। तो ये दोनों चीज़ें एक नई टेक्नोलॉजी थी, एक नए डिपार्टमेंट उनके बन गए और ये वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है और दे कैन स्पेंड मनी टू अर्न दीज़ गुड हैबिट्स। एलिमिनेट मिडल मैनेजमेंट, ये बड़ी ही खतरनाक टर्म है ये। यूजुअली जो हम काम करते हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपकी जो मिडल मैनेजमेंट होती है, जो दरमियान के जो मैनेजर्स होते हैं, वो ऊपर के लोगों को कुछ और रिपोर्ट दे रहे होते हैं और नीचे के जो मजदूर लेवल तक के जो हायरार्की है उसको वो कुछ और रिपोर्ट दे रहे होते हैं। तो बेसिकली जो कल्प्रेट होते हैं वो ये मिडल मैनेजमेंट होती है। इनको एलिमिनेट करना पड़ता है बीच में से, इनको या शफल करना पड़ता है, इनकी जगह चेंज करनी पड़ती हैं, जॉब चेंज करनी पड़ती हैं, डिपार्टमेंट चेंज करने पड़ते हैं। कुछ केसेस में अगर वो लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते या सुधर नहीं रहे या ट्रेनिंग लेके भी वो ठीक नहीं हो रहे तो फिर हमें उनको खैराबाद कहना पड़ता है, उनको निकालना पड़ता है कंपनी में से। ये बहुत बड़ा इशू है। आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा काम आपने किस वक्त शुरू करना है टर्न अराउंड के लिए। किसी हॉस्पिटल को ठीक करना है तो बाज़ औक़ात कुछ सीजन्स होते हैं, कुछ मौसम चेंज हो रहा होता है या कुछ आपके पेशेंट्स की इनफ्लो ज़्यादा होता है, फुटफॉल ज़्यादा होता है, तो आपने थोड़ा-सा केयरफुली इस सारी चीज़ को मैनेज करना है कि नई आपने कोई प्रोडक्ट या नई सर्विस आपने लॉन्च करनी है तो वो कैसे करनी है। एक्सपेंस कंट्रोल, कुछ लोग समझते हैं कि शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक एक पैसा अगर सेव करते हैं एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, तो आपका वो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बहुत बड़ा आपके लिए। आहिस्ता-आहिस्ता सारे डिपार्टमेंट्स हैं। फ़र्ज़ करें एक हॉस्पिटल में 42 के करीब डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग एचआर, इंक्लूडिंग फ्रंट ऑफिस, इंक्लूडिंग फाइनेंस, इंक्लूडिंग सप्लाई चेन, इंक्लूडिंग द अवेयरनेस, मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, आईटी, और फिर इंटरनल जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है मेडिकल के, एक्स-रे, रेडियोग्राफी जिसे हम कहते हैं, पैथोलॉजी है, फिर इस तरह के बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं। इवन कार पार्किंग एक डिपार्टमेंट है पूरे का पूरा। रूम रेंट जो है, आपको हैरत होगी सुन के, यहाँ इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल की हमने सर्वे किया, जो उसका पूरा एनालिसिस किया, तो उसकी पूरी आमदनी का 60% जो है वो सिर्फ रूम रेंट से आता है और 30 से 40 हज़ार रुपए एक रात का कमरे का किराया है। यहाँ के जो मैरियट और सरीना जैसे होटल्स हैं, उनका भी उनसे कम्पीट करते हैं एक तरह से आपसे। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक एक हॉस्पिटल के अंदर एक कमरा जो है, वो अगर 30-40 हज़ार रुपए का बिक रहा है, तो क्रिमिनल भी है, मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। और सीडीए ने छठा फ्लोर बनाने की इजाज़त दी, तो उस हॉस्पिटल ने छठा फ्लोर पूरे का पूरा रेजिडेंशियल यानी अकोमोडेशन बनाई, उसमें कमरे बनाए ताकि जो बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम है उनकी, उसके अंदर से पैसे निकले। और उन्होंने अपने जितने एडमिन के ऑफिसेज़ थे, वो एक फैक्ट्री पुरानी लेके उसके अंदर शिफ्ट कर दिए। तो आपको सोचना है कि आपने अपने एक्सपेंस कैसे कंट्रोल करने हैं। फोकस करने की बात होती है। यूजुअली लोग जब विजन की बात करते हैं तो वो इस तरह सोचते हैं, ऐसे करके कि यहाँ से शुरू करते हैं और बहुत वाइड कर देते हैं अपने। यहाँ पे हमें उलट करना पड़ता है। हमें बहुत सारी चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़ लाके और हमें आहिस्ता-आहिस्ता उसको नैरो डाउन करते-करते हमें फोकस पे लेके आना होता है कि हम सबसे पहले ये काम कर लें तो हमारी जान छूट जाएगी और हमारा ये काम हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सपेक्ट टू विन। आप जब भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि आप इस काम के चैंपियन हैं, आप इस काम के मास्टर हैं और वो आपके होमवर्क पे डिपेंड करता है, आपकी कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है। जब आप ये देख लेते हैं कि आप ये काम करने के एक्सपर्ट हैं और एक्सपेक्ट टू विन, मैदान में उतरने से पहले आपने मैच जीतना है यहाँ पे। जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आप जब काम में कूदते हैं तो फिर जितने आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने पार्टनर्स हैं, जितने आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, कॉलीग्स हैं, टीम मेंबर हैं, वो फिर आपको 100% डिलीवर करते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है, एक्सपेक्ट टू विन। मैसिव इंटेलिजेंट एक्शन।
आपको बहुत केयरफुली, बहुत चीज़ों के साथ मैनेज करके इसको देखना है। आप जब ये नहीं देखेंगे तो आपका ये काम नहीं होगा, ठीक है ना? तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स हैं जिसके अंदर हमने इसको कंक्लूड करना है। हम 40 मिनट में अपना सेशन खत्म किया करेंगे ताकि हम बिल्कुल टू द पॉइंट फोकस्ड रहें। ये मेरा सेल नंबर और ऑर्गेनाइजेशन आपके पास ऑलरेडी है। ये हमारी प्रेजेंटेशन थी और मैं वापस अपने उसी उस पे आता हूँ जहाँ हम देख रहे थे अपने ये ब्रोशोर को। इसमें हमने देखा, मैं अब वापस एक हॉस्पिटल पे ले आता हूँ अपने आप को। उस हॉस्पिटल में बहुत सारे चैलेंजेस थे। फॉर एग्जांपल जिन पेशेंट्स को ज़्यादा टाइम चाहिए होता था उनको वो कम टाइम दे रहे थे, और जिन पेशेंट को कम टाइम दे के भी काम चल सकता था उनको वो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे। एक तो ये भी उनको मैनेज करना नहीं आता था। इसमें दो आपने चैलेंज देखे होंगे जो बड़े ज़रूरी हैं। एक लीकेज है फंड्स की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि खर्चे हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में 10 से 11% जो लीकेज है वो कंज्यूमेबल्स पे है। ये जैसे सिरिंजेस हैं या पट्टियां, बैंडेजेस होती हैं और इस तरह के छोटे छोटे। अच्छा, कागज जो है वो बहुत बड़ा एक एक्सपेंस है हॉस्पिटल में। एक एक पेशेंट को एक वक्त में दिखाने के लिए, ये देखने के लिए 5-5 कागज कम से कम इस्तेमाल होते हैं। तो दिन में अगर 5,000 पेशेंट आते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लें। फिर उनकी प्रिंटिंग का जो प्रिंटर्स उनको प्रिंट कर रहे हैं, फिर कार्बन कितना इमिट हो रहा है उसमें, एनर्जी कितनी यूटिलाइज हो रही है। इसी तरह जो स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थ लेवल 7 के, आपके बहुत सारे प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं वो बाज़ औक़ात एक सीक्वेंस में नहीं होते। आप पहले कुछ और काम करते हैं, फिर कुछ और काम करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक बाज़ औक़ात एक्यूरेसी की खातिर करना पड़ता है कि पिन पॉइंट करने के लिए कि आपका जो डायग्नोसिस है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है और आपके डायग्नोस्टिक में कोई शुबूक-ओ-शुबहात नहीं है, क्लियर कट आपको एनालिसिस चाहिए, तो आपको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। अब ये ईमानदारी और बेईमानी के दरमियान में बड़ी थिन लाइन। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लिख के दे देते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे एक्स-रेज़ हैं या एमआरआई है, ये बार-बार नहीं कराने चाहिए, इसकी भी इंस्ट्रक्शंस हैं। जिस तरह टूथपेस्ट और शैम्पू है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टूथपेस्ट के बारे में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं डब्ल्यूएचओ के, वो एक मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट की एक दफ़ा में आप टूथब्रश पे लगा के इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा ना करें। ग्लोबली दुनिया भर में 6 साल 7 साल का जो बच्चा है वो टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लोराइड्स और बाकी चीज़ें होती हैं वो बच्चे के लिए, बच्चे के मैदे के लिए, बच्चे की हड्डियों के लिए या बच्चे के टोटल सिस्टम के लिए नुकसानदेह होती हैं। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। इसी तरह हेल्थ लेवल 7 जो है, ये प्रोसेसेस और सिस्टम्स जो हम ऑटोमेट करते हैं, डिजिटलाइज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर ईआरपी बनती है, उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और जब आप ये कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको ये मैनेज करने में बड़ी आसानी देता है। उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट है। आप देखें तो जब आप फ़र्ज़ करें आप सीईओ हैं एक हॉस्पिटल के और उसमें 11,000 बंदा काम कर रहा है आपके हॉस्पिटल में, और आप उनको तनख्वाहें भी दे रहे हैं, फंड्स भी दे रहे हैं, फ्यूल के पैसे भी दे रहे हैं, बिजली का खर्चा भी है, एसी भी चल रहे हैं पूरे हॉस्पिटल में, पेशेंट्स भी आ रहे हैं, उनकी खुराक भी है, उनका पानी भी पीने का है। अभी यहाँ एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर कोई 50 के करीब डिस्पेंसिंग स्टेशन लगे हुए हैं और उनके पास कोई 500 के करीब बोतलें पर डे जो हैं वो आती हैं, और ये 19 लीटर वाली, और 5,000 बोतलें जो हैं वो डेढ़ लीटर वाली आती हैं। 10,000 बोतलें जो हैं वो ये वाली छोटे साइज़ की जो हैं, ये आती हैं। ये सारी बॉटलिंग जो है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बिज़नेस है उनके लिए। तो आपने टोटलिटी में सारे ऑप्शंस को देखना है, कैफेटेरिया को देखना है, आपने अपनी फार्मेसी को देखना है, अपने टेस्ट जो हैं उनको देखना है कि कितने आपके टेस्ट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर फंड रेज़िंग का मामला है, आपने फंड रेज़िंग कहाँ से करवानी है। अगर आपका चैरिटी हॉस्पिटल है, तो क्या आपने अपने स्पॉन्सर जो हैं उनके साथ, अब फंड रेज़िंग इटसेल्फ 2 दिन की पूरी वर्कशॉप है। उसमें हम पूरा एनालाइज़ करते हैं कि आपके जो डोनर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, आपके जो
फंडिंग एजेंसीज हैं, वो कैसे काम करती हैं। जैसे ज़कात आजकल होती है, तो आप देखें तो शौकत खानम वगैरह या ये तो बड़े बड़े हॉस्पिटल, आगा खान वगैरह, इनको चैरिटी में बहुत पैसे मिलते हैं, ग्लोबली भी और यहाँ लोकल भी, ठीक है ना। तो ये फंड रेजिंग आपने कैसे मैनेज करनी है और किस तरह इसको ध्यान देना है, ये भी इसका एक टॉपिक है, इसका एक चैप्टर है। अगेन अ बर्ड्स आई व्यू है, एक हमने तायराना नजर एक पूरे हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर सिस्टम पे डाली है। हॉस्पिटल के लोग या स्टाफ, नॉट ओनली हॉस्पिटल पार्ट, यूनिवर्सिटीज का भी हो सकता है, पीआईए रेलवे का भी हो सकता है, जितने ट्रेंड होंगे, अपने काम के माहिर होंगे, जितने वो मसलन एक हॉस्पिटल के साथ मैंने काम शुरू किया कोई आज से 7-8 साल पहले, तो उनके लोग हर वक्त जो है ना अफसुर्दा और मुंह बनाया हुआ और बड़े रूड और बड़े, हाई प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वो अपने कस्टमर को जो उनको हजारों रुपए कैश में दिए जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं पैसे देने के लिए, वो स्माइल नहीं करते थे। तो मैंने फिर उनको जब ट्रेनिंग कराई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप कम से कम स्माइल दिया करें, लोग तो पहले ही बड़ी परेशानी में हॉस्पिटल में आते हैं, कोई बंदा खुशी से तो नहीं आता, तो आप उनको स्माइल भी नहीं दे रहे। तो कस्टमर सर्विस एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको कि हम एड्रेस कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है। हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं आज के सेशन को खत्म करने के लिए, तो ये हमने एड्रेस करना है, और इसमें एक एक टॉपिक जो है हमारा वो आगे पूरे पूरे एक एक सेशन हमारे जो हैं उसको उसके अंदर कंज्यूम होगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको ले लेता हूँ लाइन पे, और आप से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है, अभी तक जो हमने देखा है। जी जनाब, यानी चैंपियन, या ठीक जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे क्वेश्चन अभी के उस टॉपिक से तो नहीं है, पुराना टॉपिक था। जी जी बोलिए। फोर्थ क्लास में जो आपने बताया था कि जो टीचर्स होते हैं और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के डायरेक्टर्स और डीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मतलब वो बिग चेंज ला सकते हैं सोसाइटी के अंदर। जी और स्टूडेंट्स भी, हम जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ और चाहता हूँ कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करूँ, तो हम लोग उनके साथ इस तरह से एसोसिएट इजीली तो हो नहीं सकते, और इतनी हिम्मत भी नहीं होती किसी एक सिंपल स्टूडेंट के अंदर कि जाके किसी डायरेक्टर से या किसी डीन से जाके बात करे कि हम ठीक। जो है किसी इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहें। तो क्या करना चाहिए ऐसे मामला में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि नोबडी इज स्टॉपिंग यू, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई क्रिस्प प्रोग्राम बनाते हैं और फिर जाके अपने डीन या एचओडी से डिस्कस करते हैं या अपने फैकल्टी मेंबर से डिस्कस करते हैं, तो उसके जो बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, सोसाइटी को मिल सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को या उस फैक्ट्री को मिल सकते हैं। जैसे हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट है, या आप वहाँ पे सफाई कर लेते हैं, कोई ऐसा इंतजाम कर लेते हैं, आप वहाँ पे कोई लोगों को पीने का साफ पानी अरेंजमेंट करके दे सकते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो वो आप जी उनको बताएंगे कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएसआर है, या आप लोगों को हाथ धोने के फायदे बता सकते हैं, या ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं आजकल के पेंडेमिक के दौर में कैसे मैनेज करना है उन्हें अपने आप को। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। हम अगर आप कहेंगे तो हम आपके जो आपके खास तौर पे इन पर्टिकुलर जो एचओडी और डीन है उनके साथ कोई स्काइप मीटिंग करके हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको अलाउ करें, और नहीं तो आप मेरे साथ मिलके आप बताइए अपना प्लान, मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ जिस एरिया में भी आप हैं, वहाँ पे आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसका सेशन पर। ठीक। ठीक है सर। सर वैसे एक्चुअली मेरा मेन फोकस तो ये था कि रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर जितना भी हमारे मुल्क में वेस्टेज 10 जगहों से निकल रहा होता है, जैसा आपने कल भी डिस्कस किया था, मंडी के अंदर इतना वेस्ट निकलता है, तो हम क्यों ना हर तरह का वेस्ट एक जगह लाकर उसके थ्रू हम एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करें, देखें बायोफ्यूल इसको बना ना, सकते मैं हैं। फिर वही गुजारिश करूंगा कि इसको आप पढ़ें, ग्लोबल देखें कि जी दुनिया में ये काम कैसे होते हैं, क्या क्या इसकी एनर्जी की टाइप्स हैं, इस तरह जो पैदा होती हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, कितना आपके पास आता है, कितना पैसा आपको ये प्लांट लगाने के लिए चाहिए, या छोटे लेवल पे आप शुरू करते हैं तो कैसे करते हैं, और फिर एक कंक्रीट सोल्यूशन बना के आप बात करेंगे तो जरूर हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। कोई और चैंपियन कोई बात पूछना चाहें? हमारा आखिरी मिनट चल रहा है इस वक्त। नहीं है? अच्छा, फिर मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपने हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कल तक, यानी कल दोपहर 12 बजे तक आपने मुझे 2, 4, 5, 6, 8 लाइनें जो हैं लिख के इंग्लिश में, या आप अगर बोलना चाहें तो व्हाट्सएप करके मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं, इसलिए कि आपका पार्टिसिपेट करना बड़ा ज़रूरी है। मेरा सेल नंबर आपके पास है, हर ईमेल में आता है 0300850828। आप मुझे व्हाट्सएप पे, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे, आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपके जहन में क्या बातें आती हैं, क्योंकि अब आपकी पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी है।
आपको फिर मैं 1-2 दिन के बाद मैं आपको असाइनमेंट्स भी भेजना शुरू कर दूंगा ताकि आप उसको फिल करें और आप उसको